अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अरहर की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों का समेकित नियंत्रण। मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के उपाय। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने समय से अरहर की बुवाई की थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था में है और सितंबर अरहर की बुवाई का काम चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी के समय में वातावरण में नमी अधिक रहती है। ऐसे में अरहर की फसल पर कई हानिकारक कीट पनपने लगते हैं, जिनकी समय पर रोकथाम नहीं करने पर उत्पादन में 30 से 80% की कमी आ जाती है। इसलिए इन कीटों की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आज आप लोगों को अरहर में होने वाली रोग और कीट के प्रबंधन कैसे करें उसकी जानकारी देने वाली हूँ। हमारे प्रदेश के किसान जो जुलाई में अरहर की बुआई किए हुए हैं, उनके खेत में फसल अभी 50 से 60 दिन के हुए होंगे। इस स्टेज में आने वाली कीट और रोग के प्रबंधन अगर हम सही समय पर करते हैं तो इसके बाद आने वाली फूल और फलियों में उसकी इफ़ेक्ट कम होती है और किसान को उपज ज़्यादा मिलती है। तो इस स्टेज में जनरली एक जो होता है जिसको हम बांझा रोग बोलते हैं या फिर स्टेरिलिटी मोजाइक बोलते हैं, वो आने लगी है। उसकी उपचार के लिए जैसे ही लक्षण दिखने लगता है, और उसका लक्षण क्या है, उसके लक्षण ये है कि पत्ते छोटे हो जाते हैं और उसमें हरे रंग के धब्बे जैसे अनियमित दाग देखने को मिलता है और बाद में पत्ता पीली पड़ जाती है। तो जैसे ही आपको लक्षण देखने को मिले तो तुरंत उस फसल को आप उखाड़ के जला दें। और इसकी जो संचार करती है उसको एरियोफाइट माइट बोलते हैं, जो इसकी वाहक है, इस बीजाणुजनित रोग की जो वाहक है, उसकी नियंत्रण के लिए आप सल्फर डस्ट को आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। अरहर का उकठा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम ओडम नामक फफूंद से होता है। यह केवल अरहर को ही संक्रमित करता है। पौधे 1 माह के बाद किसी भी अवस्था में इस रोग से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन जिस समय फल व फली अवस्था में होते हैं, इसका प्रकोप अधिक होता है। रोग का मुख्य लक्षण पत्तियों का हल्का पीला पड़कर मुरझाना एवं पौधे का सूख जाना है। खेत में ऐसे सूखे पौधे समूह में जगह जगह दिखाई पड़ते हैं। रोग ग्रसित पौधे से मुख्य तने की सतह पर जमीन से ऊपर की ओर जाती हुई भूरे रंग की धारी दिखती है। तने के इस भाग का छिलका हटाने पर नीचे भूरे रंग की धारी दिखती है। मुख्यतः यह एक मृदा जनित रोग है। उसमें भी जैसे ही रोग के लक्षण देखने को मिले, आप जो है फसल को उखाड़ के जला दें और
जैसे कि बीज उपचार करें। बीज उपचार करने से ये जो है फफूंद जनित रोग कम होती हैं। कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब की जो मिश्रित फफूंदनाशक मिलती है उसकी 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। और अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं तो इसको 2 ग्राम प्रति केजी बीज में आप उसको मिला करके आप बुआई करें। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि खरपतवार को नियंत्रण करें और फसल चक्र को अपनाएं। और इसके अलावा रोग कीट जैसे कि रस चूसक कीट के एक समूह दिखने को मिलता है जिसको हम पॉड फ्लाई बोलते हैं, मतलब फली में आने वाली मक्खियाँ। अब इसके बाद फूल और फली आने वाले हैं। फली में आने वाली मक्खियाँ, सफ़ेद मक्खियाँ, हरी फूदक, ये सब देखने को मिलता है जो कि रस चूस के फसल को सूखा देता है। इसके नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोरप्रिड रासायनिक दवा जैसे कि इमिडाक्लोरप्रिड को 0.3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा रोग रोधी किस्मों की बोनी करें। रोपाई के 15 दिन बाद फसल में सावधानी के लिए 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से नीम तेल का छिड़काव करें। अगर खेत में रोगी पौधा दिखाई दे तो उसे सावधानी पूर्वक उखाड़ कर जला दें या खेत से बाहर जाकर मिट्टी में दबा दें। और खड़ी फसल में रोग की रोकथाम के लिए वाहक कीटों का नियंत्रण करें। इसके लिए खेत में जगह जगह पर नीले और पीले रंग के चिपचिपे टैप लगाएं ताकि ये हम रस चूसक जो कीट है इसकी नियंत्रण कर सकें। इसके बाद जो है अभी जो फसल 50 से 60 दिन में है, इसके बाद फूल और फली आने वाली है। फूल और फली आने के समय भी फल छेदक जो बहुत नुकसान करता है उसको हम हेलिकोभरपा भी बोलते हैं। पहले वो पत्तियों को खा जाती है, फिर बाद में वो जो है फलियों में छेद करके दाना को भी खा जाती है। उसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को क्या करना है कि प्रकाश फांद की व्यवहार करना है और फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टर जिसमें हेलिकोभरपा की ल्यूर हो उसकी व्यवहार करें। और एनपीवी जिसको हम जैविक दवा बोलते हैं, एनपीवी 250 LE प्रति हेक्टर की यूज़ करें। और उसके अलावा वो एमामेक्टिन बेंजोएट जो एक रासायनिक दवा है, एमामेक्टिन बेंजोएट, इसका छिड़काव करें जिसकी डोज है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके उसकी छिड़काव करें। और इसके अलावा किसान भाइयों को एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि उन्नत किस्में और रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसमें हो, रोग प्रतिरोधी किस्में उसकी चयन करें और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें। और इसके अलावा कम अवधि वाली प्रजातियाँ वो सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि पूसा अरहर 16 और TJT 501, ये वैरायटीज़ कम अवधि वाली होती है। इसको अगर किसान भाइयों चयन करें तो इसके बाद दूसरा फसल लेने में उनको सुविधा होगी और फसल चक्र वो अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो अरहर में ये सब अगर किसान जो वैज्ञानिक पद्धति को गुरुत्व दें, जोर दें तो वो अच्छा उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मूंगफली की खेती झारखंड सहित बिहार के कई हिस्सों में की जाती है। फिलहाल ये फसल हरी भरी खेत में खड़ी है, लेकिन कई किसानों के खेतों में विभिन्न रोगों ने फसलों की बढ़वार को बाधित कर रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर पैदावार में कमी लाते हैं। ऐसे में सही समय पर रोग की पहचान कर इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RP घसोलिया से। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि मूंगफली में इस समय कौन सी बीमारियां ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है और कौन सी बीमारियां ज़्यादा आने की संभावना है जिनसे किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है। आजकल जो देखने में समस्या आ रही है कि मूंगफली में पीलापन आ रहा है,
जो पीलापन जो मुख्य रूप से जो आ रहा है वो जो आयरन की कमी से आ रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से सुझाव है कि आप अगर लग रहा है कि इसमें पीलापन आ गया और उसकी बढ़वार रुक गई, तो इसमें जो फेरस सल्फेट आता है जो हराक्सी बोलते हैं, उसकी 5 ग्राम 1 लीटर पानी प्लस उसमें 2.5 ग्राम चूना, दोनों को मिक्स करके और उसका छिड़काव करें। तो उससे क्या है कि इसकी जो आयरन की कमी दूर हो जाएगी, उसमें हरापन आकर के उसकी बढ़वार अच्छी हो जाएगी। मूंगफली तिलहनी फसलों के रूप में ली जाने वाली प्रमुख फसल है। मूंगफली के दानों से 40 से 45% तेल प्राप्त होता है, जो कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मूंगफली की फलियों का प्रयोग वनस्पति तेल और खल्लियों के रूप में भी किया जाता है। मूंगफली का अधिक उत्पादन लेने के लिए पौध रोग सुरक्षा करना आवश्यक है। इसमें अपन बात करते हैं एक तो जैसे टिक्का रोग। अभी टिक्का रोग की जो अवस्था चल रही है उसमें अर्ली जो लीफ स्पॉट है वो आया हुआ है। और इसकी पहचान किसान भाई किस तरह करें कि उसकी जो पत्ती है उस पर एक पीला भूरे कलर का धब्बा है, उसके चारों तरफ पीला घेरा है। जिस तरह से पंडित जी टीका लगाते हैं इस तरह से वो टीके की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम है टिक्का रोग। और ये अर्ली स्टेज पे आ गया, इसलिए इसमें क्या पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, तो पौधे की बढ़वार कम हो जाएगी और उससे उस उपज में कम होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मूंगफली का यह एक मुख्य रोग टिक्का है। इस रोग का प्रकोप उस समय होता है जब पौधे 1 या 2 माह के होते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपर बहुत अधिक धब्बे बनने के कारण ये शीघ्र ही पकने के पूर्व गिर जाते हैं, जिससे पौधों से फलियां बहुत कम और छोटी प्राप्त होती हैं। और इस रोग से लगभग 10 से 50% का उत्पादन कम हो जाता है। ये मूंगफली का सबसे भयानक रोग है। यह रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है। किसान भाइयों को क्या करना है अभी कि जैसे आपने पहचान लिया कि ये टिक्का रोग आ गया, तो आपको 2 छिड़काव करने हैं। जैसे एक तो अपन बात करेंगे जैसे मैनकोजेब जो फफूंदीनाशक है उसका 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप शाम के टाइम जैसे धूप कम है उस टाइम छिड़काव करें। या अगर ये नहीं मिलते एक दूसरी दवा हो रही है आजकल जैसे कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये कंबाइंड एक फॉर्मुलेशन आ रहा है, उसको मिक्स करके भी आप छिड़काव करते हैं तो उससे भी इसमें काफ़ी राहत मिल रही है, फायदा हो रहा है। बाद में इसको 15 दिन बाद किसान भाइयों को फिर आपको रिपीट करना है। सेम इसी की जो जैसे मैनकोजेब है या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है, दोनों में से कोई एक दवा लेकर के उसका छिड़काव करना है। इस तरह से अगर अपन दोनों छिड़काव करेंगे तो ये टिक्का रोग को अपन नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरी बात करें कि आजकल ये देखने में आ रहा है कि एक जो क्लम्प वायरस जिसको बोलते हैं, जिसका गुच्छा रोग है मूंगफली का, उसकी पहचान ये किसान भाइयों कि इसमें जो मूंगफली के पौधे हैं कहीं क्यारियों में छोटे रखे बिल्कुल बंच टाइप होकर के बैठे रहते, नीचे बढ़वार नहीं होती है, न उसमें फूल आते हैं न उसमें फलियां बढ़ती। इस तरह की अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं किसान भाइयों, तो आप इस तरह के जो पौधे हैं उनको निकाल करके दूसरी जगह जला दें या ज़मीन में गाड़ दें उनको। और अगले साल कोशिश करें कि उस खेत में ये मूंगफली नहीं ले। अगर लेने की है तो फिर भी आपको कम से कम उसमें क्रॉप रोटेशन 3 साल का अपनाएं। और उसमें जो कुछ बाजरा बोए हैं, जब इसको बुआई से 15 दिन पहले जब मूंगफली की बुआई करेंगे उससे 15 दिन बाजरा बुआई करके और उसकी पलटी लगा दें, तो उसमें एक जो फफूंद होती है जो उस वायरस को फैलाती है, तो फफूंद कम हो जाएगी, तो इस वायरस का अटैक कम हो जाएगा। फसल को रोगों से बचाने के लिए बीज शोधन करके बुआई करें। खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। लंबी अवधि वाले फसल चक्र अपनाएं। इन सब कार्यों को करके किसान भाई मूंगफली की फसल को रोगों से काफी हद तक बचा सकते हैं। फिर बात करें किसान भाई का जो अभी कॉलर रोग जो जड़ गलन समस्या मूंगफली वो भी है, हालांकि उसकी स्टेज वैसे तो मेजर जो थी वो निकल चुकी है, फिर भी अगर कहीं किसान भाइयों का है तो इसका स्टेज बहुत कम चांस है कि उसको बचा पाएँ। फिर भी अगर ज़्यादा आपके अगर मान लो नुकसान होने की संभावना है तो जो ट्राइकोडर्मा कल्चर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल करके एक दवा आती है फफूंदीनाशक, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप ड्रेंच करते हो तो उससे हम निजात पा सकते हैं। साथ ही अगर ड्रेंच करने की समस्या है तो आप उसको लगभग आधा से 1.25 किलो 1 बीघा में लेकर के उस पाउडर का मिट्टी में मिला करके बुरकाव कर दें। अगर उसमें हल्का सा पानी चला दें तो बहुत अच्छी बात है। अगर पानी की सुविधा नहीं है तो किसान भाई उसमें ये ध्यान रखें कि जब बारिश आने की संभावना हो तो उससे बारिश से जस्ट पहले उसको बुरकाव कर दें, तो उससे क्या होगा कि बारिश से वो दवा जड़ों में चले जाएगी, उससे हम हमारी जो मूंगफली है उसको कोला रोग से बचा सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों अगर आप मूंगफली में जो मुख्य बीमारियां हैं इनकी पहचान करते हुए सही समय पर सही दवा का चुनाव करते हुए सही मात्रा का उपयोग करते हुए अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप मूंगफली की फसल को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। उसकी पैदावार बढ़ेगी तो आपकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो आपकी प्रोस्पेरिटी और आपका जीवन खुशहाल होगा।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दिन रात मेहनत करके विभिन्न तरह की फसलों से पैदावार लेकर उसे मंडी तक पहुंचाते हैं, मगर कई बार मार्केटिंग की सही जानकारी के अभाव के कारण या फिर मंडी में एक साथ किसी फसल की अधिक आवक हो जाने के कारण किसान भाइयों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता, या फिर कभी कभी तो लगाई गई लागत भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में किसान क्या करे और क्या है इस समस्या का समाधान? आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर रमनदीप सिंह से। जितने भी किसान भाई मेरे को सुन रहे हैं, एक चीज़ को समझ लें कि खेतीबाड़ी को अगर खेती व्यापार का दर्जा देना है, खेतीबाड़ी को अगर समझ के सैद्धांतिक खेतीबाड़ी करनी है तो मुनाफे में इजाफा तो होएगा ही होगा। किसानों को अपनी उपज के लिए पर्याप्त भंडारण और माल गोदाम संबंधी सुविधाएं न मिल पाने के कारण उन्हें अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिस वजह से वे अक्सर अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। और ये समस्या पूरे देश भर में देखी जा रही है, जिससे सभी कृषि उत्पाद प्रभावित होते हैं। जो भी जिन्स हम पैदा करते हैं, जो भी उत्पाद उस जिन्स से बना के अगर हम खुद मंडीकरण करेंगे, खुद खपतकार के साथ जुड़ेंगे, तो ये मान के चलो कि एक तो आपके पास खपतकार का आधार हो जाएगा, मिडलमैन एलिमिनेट हो जाएगा, और आप एक अपनी क्षमता बना पाएंगे कि जो भी आप पैदा कर रहे हो, चाहे वो शहद है, चाहे वो खुंबे हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल का उत्पाद है, उस उत्पादन से आप उत्पाद तैयार कर पाओगे, जैम, जेली, स्क्वैश, अचार, मुरब्बे बना पाओगे। जब आप ये प्रोडक्ट्स बना लोगे तो आपके पास एक समा हो जाएगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। रॉ हनी और रॉ मशरूम और रॉ सब्जियां और फल है, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जब इसको प्रोसेस कर लेते हैं तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, समय का प्रेशर नहीं रहता, आपके पास मंडीकरण के लिए काफ़ी समय हो जाता है। तो उस समय का सही उपयोग आप करो। 6 महीने की जो आमदन है उसको आप महीने की आमदन में बदल सकते हो, हफ्ते की आमदन में बदल सकते हो, रोज की आमदन में बदल सकते हो। इसके अलावा मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि पैकेजिंग और लेबलिंग में बहुत काम करने की ज़रूरत है। कि अगर कोई सेब बेच रहा है तो पेटी में सेब बंद करके बेच रहा है, पर उसका लेबल नहीं कर रहा, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं कर रहा। अगर कोई जैम बेच रहा है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, लेबलिंग अच्छी नहीं है, ब्रांड नेम रिकॉल नहीं हो पाता। बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, बहुत एग्रीप्रेन्योर्स है जिन्होंने इस विषय पे काम किया है। उन्होंने ब्रांड नेम रजिस्टर कराया, उन्होंने लेबलिंग किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट किया, उन्होंने पैकेजिंग में बहुत महारत हासिल किया। उससे मुनाफे में इजाफा होता है और बहुत तरह के खपतकारों के झुंड जो है ना, उस इंसान के साथ, उस ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है, खास करके खेतीबाड़ी में, गांव लेवल पे इस चीज़ की ज़रूरत है। मार्केटिंग के क्षेत्र में जैसे हमको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करने का सिद्धांत सीखना पड़ेगा कि बगैर कीमत के कोई वस्तु मार्केट में नहीं बिकती। अगर बिकती है तो वो खपतकार के मन में डाउट पैदा करती है। उस डाउट को हटाने के लिए हमको हर एक प्रोडक्ट का प्राइस तय करना पड़ेगा। प्रचार और प्रसार के माध्यम चूज़ करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढ के उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हमने बनाई है या जो प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं उसका
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। खपतकार तक कैसे पहुंचना है, अगर ज़िले में मार्केटिंग करनी है तो उसमें अलग सिद्धांत यूज़ होता है खपतकार तक पहुंचने का। अगर उसको सूबे में लेके जाना है, प्रांत में लेके जाना है या देश लेवल पे लेके जाना है तो उसमें अलग सिद्धांत जो इम्प्लीमेंट होता है। तो इन सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ मार्केट भी आप मुहैया कराओ। ऑन फार्म मार्केट का कंसेप्ट है, मोबाइल वैन मार्केट का कंसेप्ट है, ई मार्केटिंग का कंसेप्ट है। भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण के चलते नित्य नए यंत्र, नवीन तकनीकियां, नए तरीके, नए ऐप्स आ रहे हैं, जिनके माध्यम से किसानों को कई सुविधाएं एक ही मंच पर आसानी से मिल रही है। और इसी में से एक है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कि ई नाम पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो कि किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इस तरह से हमको मंडीकरण के सिद्धांत सीख के तरह तरह के झुंड हैं खपतकारों के, उन झुंडों की ज़रूरतों को समझ के अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, मार्केट में उतारना पड़ेगा। जैसे कोई भी शर्ट का कलर दूसरे की शर्ट से मैच नहीं करता, डिज़ाइन मैच नहीं करता, ऐसे हमको भी खाने पीने वाले जो पदार्थ हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसको अलग अलग पैकेजिंग में, अलग अलग साइज़ ऑफ पैकेजिंग में, उसको एज इंग्रेडिएंट उस दो चीज़ों को मिला के कोई अलग प्रोडक्ट बना के खपतकार को मुहैया कराना पड़ेगा, ताकि खपतकार आकर्षित हो आपकी वस्तु की तरफ। जैसे बाकी वस्तुआं बिकती हैं मार्केट में, ऐसे ही हमको फूड प्रोडक्ट्स को भी अलग अलग तरह से पेश करना पड़ेगा। इसके लिए माहरों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ सारे भारत देश में हैं, बेनती है किसान भाइयों से कि उनके साथ संपर्क साध के आप ये चीज़ें छोटी छोटी सीख के, ये ज्ञान लेके अगर आप खुद मार्केटिंग में आओगे, खपतकार की ज़रूरत को समझोगे, समझ के प्रोडक्ट बनाओगे और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कोई दो राय नहीं है कि आपकी मुनाफे में इजाफा तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया काम होगा, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। जितने काम मैंने अब तक बोले हैं, ये सारे काम का नतीजा यही है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खानपुर, जिला समस्तीपुर के कृषक अजीत यादव ने। ये पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अजीत यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृत्रिम गर्भाधान, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। गायों को उनके हीट का जो साइकिल है, 21 दिन पे गाय हीट में आती है और उस समय हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कर्मी हैं वो उनको गर्भाधान कराते हैं, उनमें सीमेन रखते हैं कृत्रिम रूप से। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संचित किए हुए वीर्य को मादा के गर्भाशय में रखने से मादा पशु का गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान की इस क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल ब्रीड है और जो कम दूध देने वाली गायें हैं, उनका हम लोग जो है अपग्रेडेशन एक तरह से करते हैं। उनसे जो है कि अगर हम लोग नॉर्मली लोकल सांड से उनका जो है कि गर्भाधान करवाते हैं तो लोकल ब्रीड होता है जो कि कम दूध देने वाला सांड का ब्रीड है। तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जो सीमेन हम लोग देते हैं वो अच्छे नस्ल के बुल का, अच्छे नस्ल के सांड का होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हमारी जो बछिया होगी वो अपग्रेडेड होगी। दूसरा फ़ायदा है कि जो सार होता है वो क्या होता है कि बहुत से डिफरेंट गाय से उसका संपर्क होता है और हम लोग को पता नहीं है कि इस क्रम में वो किसी बीमार गाय से, जिस गाय को मादा प्रजनन सिस्टम का रोग है, उससे अगर उस सार का संपर्क हो गया है तो वो एक सार उस बीमारी को अनेक गाय में फैला सकता है। कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जो भी सामान उपयोग करते हैं वो डिस्पोजेबल होता है, वो एक बार उपयोग करके वो नष्ट कर देते हैं, इसलिए किसी तरह के बीमारी का प्रसार रुक जाता है।
गायों में जब वो हीट में आती है तो उसको उसके 16 घंटा के बाद हम लोग चाहते हैं कि गर्भाधान कराया जाए, उसको सीमेन दिलवाया जाए। सपोज हम गाँव में हैं और उस समय हम सांड को खोज रहे हैं और सांड मिल नहीं रही है तो हमारा वो हीट हम मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कृत्रिम गर्भाधान कर्मी को पहले से कर रखा है तो वो सही समय पे सीमेन देके हमको जो है कि वो हमारा गर्भाधान करवा सकता है। अगर प्राकृतिक विधि की बात करें तो इसमें एक सांड द्वारा एक वर्ष में 60 से 70 गाय या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड के वीर्य से हजारों गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। इस विधि में धन और श्रम दोनों की अच्छी बचत होती है। तो हम लोग सीमेन में ही एक्स और वाई को सेग्रीगेट करते हैं और केवल एक्स वाला एक्स क्रोमोजोम वाला सीमेन रखते हैं। उसमें 99% एक्स क्रोमोजोम रहता है, ऑलमोस्ट वाई क्रोमोजोम हम लोग हटा दिए रहते हैं। और वैसा सीमेन से अगर हम लोग गाय को कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो बछिया जन्म लेने की संभावना ऑलमोस्ट 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 95% बछिया जन्म लेने की संभावना रहती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षित अथवा पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है तथा तकनीशियन को मादा पशु के प्रजनन अंगों की जानकारी होना जरूरी है। इस विधि में सावधानी बरतने तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोएं एवं साफ करें। गर्भाशय द्वारा अंदर छोड़ें। कृत्रिम गर्भाधान गन प्रवेश करते समय ध्यान रखें कि यह गर्भाशय हारों तक ना पहुँचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। सभी पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान संबंधित रिकॉर्ड रखें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।